मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। अध्याय 21 मॉक परीक्षा भाग 3। टेरी और उनकी टीम छुपे हुए शूरवीरों के बारे में न जानने का नाटक करते हुए लापरवाही से अंदर चली गई। एक बार जब वे जमीन पर ढेर से नजरों से ओझल हो गए तो वे झाड़ियों में छिप गए और अपनी अटकलों की पुष्टि करने का इंतजार करने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, 3 मिनट बाद 2 शूरवीर जमीन से कूद पड़े। एक बाईं ओर चला गया जबकि दूसरा उनकी दिशा में। टेरी ने अपने 2 आदमियों को दूसरे शूरवीर को पकड़ने का संकेत दिया, जबकि बाकी लोगों का ध्यान आने वाले शूरवीर पर केंद्रित था। एक बार जब शूरवीर उनके छिपने के स्थान से गुजर गया तो टेरी तेजी से शूरवीर के पीछे पहुंचा और अपने हाथ से शूरवीर का मुंह ढक दिया, जबकि उनके साथी ने तुरंत उनके दबाव बिंदु को कमजोर कर दिया और उनकी बांह से नाइट का हेडबैंड उतार दिया। अब तुम्हें मरा हुआ समझा जाता है। याद रखो, मरे हुए आदमी कोई कहानी नहीं सुनाते। इसलिए एक बार जब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा लूंगा तो तुम बोल या चिल्ला नहीं सकती, समझे? सिपाही ने समझदारी से सिर हिलाया। आखिर वह कर भी क्या सकता था? वह अब सिर्फ एक लाश था। उन्होंने यह जांचने का निर्णय लिया कि उस छेद में कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है। वे पकड़े गए शूरवीर से नहीं पूछ सकते थे क्योंकि उसे पहले ही मृत मान लिया गया था। टेरी ने छेद में कूदकर और अपने दुश्मन को बाहर निकालकर एक आश्चर्यजनक हमला करने का फैसला किया। एक बार छेद में जाने के बाद युवा शूरवीर खुद को बचाने की कोशिश करने से पहले थोड़ी देर के लिए चौंक गया। टेरी को नाइट के हेडबैंड को सुरक्षित करने का अवसर मिलने से पहले उन्होंने 2 मिनट तक छेद में संघर्ष किया। ऐसा नहीं था कि शूरवीर कमजोर था या कुछ और। वास्तव में एक दर्शक के दृष्टिकोण से वे ताकत में समान रूप से मेल खाते थे। टेरी के जीतने का एकमात्र कारण यह था कि उन्हें युद्ध और युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कहीं अधिक अनुभव था। जैसे ही वह समाप्त हुआ, उसके अन्य साथियों ने उस शूरवीर से हेडबैंड वापस ले लिया जो बाईं ओर गया था। केवल 3 हेडबैंड के साथ उन्होंने तब तक इसे जारी रखने का फैसला किया जब तक कि उन्हें कम से कम 10 और हेडबैंड नहीं मिल जाते। उनके जाने के थोड़ी देर बाद लूसियस अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। उन्होंने मृत शूरवीरों से कहा कि वे सभा स्थल की ओर चले और परीक्षा समाप्त होने तक वहीं प्रतीक्षा करें। टेरी मेरे लड़के, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा दिमाग है। यह लड़का पहले से ही इतना चतुर और चौकस है कि वह अपने दुश्मनों की क्षमता तक पहुंच सकता है। उसकी लड़ने की क्षमता के साथ भविष्य में वह देखने लायक एक शक्तिशाली ताकत होगा, लूसियस ने सोचा। मार्क का क्षेत्र। शूरवीरों का एक समूह चुपचाप अपने शिकार का पीछा कर रहा था और अपने दुश्मन के झंडे को जब्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि ये सैनिक शिकार करने के लिए लोगों की तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी शांत रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ देर तक पीछा करने के बाद उन्होंने देखा कि वहां सैनिक शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि छुपे हुए थे। इसका मतलब केवल यह था कि उनके पास अपने शिविरों का झंडा था और वे पकड़े नहीं जाना चाहते थे। वे कुल मिलाकर 4 शत्रु शूरवीर थे, लेकिन उनकी टीम में सिर्फ 3 सदस्य थे। उन्हें अपना कार्य पूरा करने के लिए वास्तव में शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता थी। हालांकि यह जोखिम भरा था, फिर भी वे सभी यह जोखिम उठाने को तैयार थे। इन सैनिकों में से एक बिली वेन था, जो कैप्टन जोश के अधीन एक शूरवीर था। वह शर्मीला शूरवीर था जिसने कुछ समय पहले शहर के निरीक्षण के दौरान लैंडन को एक अजीब सुझाव दिया था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से चमक रहा था। दुश्मनों ने एक अच्छा ठिकाना ढूंढ लिया और कुछ समय तक वहीं रुकने का फैसला किया। जैसे ही वे लेटने वाले थे, बिली की टीम तेजी से सामने आ गई। बिली ने तुरंत पहले शूरवीर के दबाव बिंदुओं पर प्रहार करके उसे सुन्न कर दिया और उसका हेडबैंड ले लिया। जब तक वह समाप्त हुआ तब तक एक और शत्रु उसकी ओर आ गया। यह वाला मजबूत था। ए ने अपने अन्य 2 साथियों को कनखियों से देखते हुए गंभीरता से लड़ना शुरू कर दिया। उनके साथी अपने दुश्मनों पर हमला करने में थोड़े धीमे थे, इसलिए आश्चर्य का तत्व उतना अच्छा नहीं हुआ जितना उन्होंने योजना बनाई थी। हर कोई गंभीरता से लड़ रहा था, एक दूसरे के हेडबैंड छीनने की कोशिश कर रहा था। बिली सोच रहा था कि उसके गले में बंधे उसके प्रतिद्वंद्वी के हेडबैंड को कैसे छीना जाए। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका साथी मारा जाने वाला था। हेडबैंड उतार दिया गया। उसने जल्दबाजी में अपने प्रतिद्वंद्वी को लात मारी और समय रहते अपने साथी की सफलतापूर्वक मदद की। उनके टीम के साथी ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत हेडबैंड ले लिया, जबकि बिली उस नाइट से लड़ने के लिए लौट आया जिसे उसने जमकर लात मारी। उसके साथी ने, जिसकी उसने अभी मदद की थी, दूसरे साथी की मदद करने का फैसला किया, जिसे भी काम पूरा करने में परेशानी हो रही थी। बिली ने अपने प्रतिद्वंद्वी से सफलतापूर्वक हेडबैंड लेने से पहले 7 मिनट तक संघर्ष किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और कहा, आप अच्छे हैं, मैं इस बार आपसे लड़कर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं भाग्यशाली था कि इस बार जीत गया, धन्यवाद, बिली ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका प्रतिद्वंद्वी मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह मर चुका था। एक मरा हुआ आदमी क्या कह सकता है। एक बार जब बिली और उसकी टीम का काम पूरा हो गया तो उन्होंने जल्दी से जाने और जोश के शिविर में वापस जाने का फैसला किया। दुश्मन का झंडा लेकर घूमना भी बहुत जोखिम भरा था। जैसे ही लैंडन ने और अधिक ध्यान दिया, वह बिली के परिवर्तन पर हैरान रह गया। क्या यह वह लड़का नहीं है जो कभी एक सुंदर के पॉप स्टार जैसा दिखता था?
अब उसका शरीर एक सेक्सी गोंग जैसा लग रहा था, यहाँ तक कि उसके शर्मीले रवैये और आभा की जगह गंभीर और मर्दाना ने ले ली थी। लैंडन वास्तव में बिली के साहस और निडर रवैये की प्रशंसा करता था। हालांकि उनके 3 लोगों के समूह के लिए 4 दुश्मनों के खिलाफ जाना जोखिम भरा था, फिर भी उन्होंने मौका लिया। और जब बेरी ने देखा कि उसके साथी कितनी असहाय स्थिति में है, तो उसने उनकी मदद करने में भी संकोच नहीं किया। वह वफादार और मेहनती था। ऐसा व्यक्ति युद्ध में अपने साथियों के लिए मर भी सकता है। हालांकि यह सराहनीय था, लेकिन लैंडन को यह पसंद नहीं था कि वे आसानी से अपने जीवन का बलिदान देने जैसा जोखिम उठाएं। वह जो चाहता था वह यह था कि वे अपने साथियों और खुद को सुरक्षित बचाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचें। यदि किसी सैनिक के वापस आने की संभावना 70% से कम थी, तो लैंडन नहीं चाहते थे कि वे नौकरियां लें। जैसा कि उन्होंने कहा, यह सराहनीय है, लेकिन बहुत जोखिम भरा भी है। उदाहरण के लिए, यदि साम्राज्य को उसे, उसके लोगों और अनुचरों को मारने के लिए अभी हजारों सैनिक भेजने थे, तो वह उन्हें भागने की अनुमति देकर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका खोजने का प्रयास करेगा। बिना किसी शक्ति की मौत से लड़ने का क्या मतलब था? लैंडन का आज जियो और कल लड़ो के दर्शन में दृढ़ विश्वास था। सिर्फ इसलिए कि कोई आज अपने दुश्मनों से नहीं लड़ सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में उन्हें कभी नहीं कुचलेगा। जहां तक लैंडन एल की बात है, उसे अपने रास्ते में आने वाले सभी संकटों को टालने के लिए केवल समय और सिस्टम की मदद की जरूरत थी। और जब वह तैयार हो जाएगा, तो उसे पता चलेगा कि इस पिता को यहाँ किसने जहर दिया था। अरे हाँ, जब वह पहली बार यहाँ आया था तब हुई विषाक्तता के कारण वह अभी भी परेशान था। हालांकि वह ठीक हो गया था, फिर भी वह बहुत छोटा व्यक्ति था। यदि आप उसके प्रति अच्छे होते, तो वह आपको दुनिया दे देता। लेकिन यदि आपने उसकी परेशानी पर ध्यान दिया, तो वह आपको लाखों गुना अधिक मार डालेगा। वह बहुत ही तुच्छ आदमी था, और वह उस दोष से अवगत था। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। अध्याय 22 मॉक परीक्षा भाग 4। इससे पहले कि हर कोई यह जानता, समय समाप्त हो गया। वे पूरे 2 घंटे तक लगातार अपने विरोधियों से लड़ते रहे, उनका निरीक्षण करते रहे और उन्हें पकड़ते रहे। हर कोई अपने कैप्टन के पीछे 3 की सीधी पंक्तियों में इकट्ठा हुआ। किसी को देर नहीं हुई। लैंडन ने प्रत्येक टीम के कप्तान के सामने 2 बैग रखे थे। एक बैग का उपयोग उनकी जीवित टीम के सदस्यों से सभी हेडबैंड इकट्ठा करने के लिए किया गया था, जबकि दूसरे का उपयोग दुश्मन के हेडबैंड और झंडे इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। एकत्र होने के बाद लैंडन ने सभी के सामने सब कुछ गिना, ताकि वे जान सके कि उन्होंने एक टीम के रूप में अब तक कैसा प्रदर्शन किया है। जोश की टीम ने 2 झंडे और 19 हेडबैंड इकट्ठा किए थे। मार्क की टीम के पास 1 झंडा और 25 हेडबैंड थे, जबकि गैरी की टीम के पास भी 1 झंडा और 27 हेडबैंड थे। लैंडन की नजर में उनके परिणाम कुल मिलाकर समान थे। हालांकि जोश के पास सबसे कम हेडबैंड थे, फिर भी उसे 2 झंडे मिले थे, जबकि गैरी और मार्क के स्कोर भी समान थे। इस परीक्षा में एक टीम के रूप में सभी लोग सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए थे। एक बार जब सैनिकों ने अपना परिणाम सुना, तो वे इतने खुश हुए कि लगभग रो पड़े। किसी को यह जानना होगा कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उनमें से अधिकांश के पास युद्ध के अनुभव की कमी थी और वे युद्ध की रणनीति से भी परिचित नहीं थे, लेकिन वे लगे रहे और उनकी सारी मेहनत रंग लाई। उन्होंने खुद शरीर और सोचने के तरीके में बदलाव देखे थे। उन्होंने एक दूसरे को परिवार माना और पहली बार उनमें भाईचारे की गहरी भावना पैदा हुई। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो राजधानी के अधिकांश शूरवीर बहुत स्वार्थी थे। वे केवल यही सोचते थे कि अधिक शक्ति और धन कैसे प्राप्त किया जाए। यदि आप ताकतवर नहीं होते तो आपको वहां रौंदा जाता और यहाँ तक कि आपका मजाक भी उड़ाया जाता। लेकिन यहाँ बेमार्ड में उन्हें इस बात की एक नई समझ थी कि जीवन कैसा होना चाहिए। ताकतवर को हमेशा कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए और उनका भरण पोषण करना चाहिए, चाहे लोग कितने भी गरीब क्यों न हो। किसी के लिए उनके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करना पर्याप्त कारण नहीं था। अभी सुबह के केवल 6:30 बजे थे, जो उनके सामान्य प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के लिए बहुत जल्दी थी। इसलिए उन्हें पता था कि परीक्षा में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। चूंकि हमारे पास समय है, इसलिए हम आज की परीक्षा के लिए अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। आपने जो किया वह चरण 1 भाग ए के रूप में किया जा सकता है, जबकि यह चरण 1 भाग बी होगा, लैंडन ने कहा। मैं चाहता हूं कि आप सभी 6 का समूह बनाएं, जिसमें प्रत्येक टीम से 2 शूरवीर शामिल होंगे। पिछले टेस्ट से पता चला कि आपने अपने कप्तान की टीम में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप अन्य कप्तानों के अधीन अन्य शूरवीरों के साथ अच्छा काम करें। याद रखें, हम हैं बेमार्ड के सभी लोग। कोई भी दूसरे से अधिक श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें, लैंडन ने जारी रखा। उन लोगों ने सोचा कि लैंडन ने जो कहा वह सही था। वे सभी बेमार्ड के लिए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस कप्तान के अधीन थे, बशर्ते उन्होंने बेमार्ड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। अब आवश्यकतानुसार 6-6 के समूह बनाएं। निश्चित रूप से कैप्टन का समूह आप सभी से अलग अलग बनाया जाएगा। उन्होंने जल्दी से अपने समूह बनाए और अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। पिछले हफ्तों से मैं आप सभी को प्रशिक्षण दे रहा हूं कि कैसे अपनी ताकत के साथ सरल उपकरणों का उपयोग करें।
और फिर उनका उपयोग पहाड़ियों और चट्टानों पर चढ़ने के लिए करें। अपने नंगे हाथों का उपयोग करके आप सभी ने अपनी शारीरिक सहनशक्ति, लचीलेपन में सुधार किया है। मानसिक शक्ति, मांसपेशियों का समन्वय, मांसपेशियों की ताकत और अनुकूलनशीलता के लिए निर्णय की भावना। आप में से कुछ ने ऊंचाई और मृत्यु के डर पर भी विजय पा ली है। लैंडन ने अपने लोगों को देखा जो गर्व और आत्मविश्वास से चमक रहे थे और उसे अपने भीतर उपलब्धि की भावना महसूस हुई। कुछ दिन पहले उन्होंने परीक्षा सेट बनाने में सहायता के लिए कुछ ग्रामीणों को भुगतान किया था। इस परीक्षण के लिए लैंडन ने इसे लगभग पृथ्वी पर सैन्य अभ्यास सत्रों की तरह स्थापित किया था। आप सभी मेरा अनुसरण करें और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी अगली परीक्षा कहाँ होगी, लैंडन ने कहा। एक बार जब वे पहुंचे तो उनके सामने जो था उसे देखकर वे भ्रमित हो गए कि परीक्षण कैसे आगे बढ़ेगा। प्रत्येक टीम के लिए लैंडन ने बहुत कम दूरी पर अलग अलग लकड़ी के 5 ढेर लगाए थे। एक समय में केवल 6 लोग ही एक ढेर पर छलांग लगा सकते थे। आखिरकार उन्होंने इस परीक्षण के लिए पेड़ों का उपयोग किया था। सभी सैनिकों से अपेक्षा की गई थी कि वे इन लकड़ी के ढेरों को छुए बिना उन पर कूद पड़े। अगली ड्रिल पृथ्वी पर टायर ड्रिल अभ्यास थी। सैनिक गिरने से बचने की कोशिश करते हुए कई कारों के टायरों पर चढ़ जाते थे। चूंकि इस युग में टायर नहीं थे, इसलिए उन्होंने मिट्टी, पत्तियों, घास और टहनियों से गोलाकार सांचे बनाए। बुजुर्गों को अगले अभ्यास पर जाने से पहले बिना गिरे 20 टायरों पर चढ़ना होता था। बाद में उन्होंने प्रत्येक टीम के लिए गंदे पानी, जो अब सूख गया था लेकिन इससे जमीन दलदली लग रही थी, के ऊपर 5 पंक्तियों वाली लकड़ी की जंपिंग बार बनाई। लक्ष्य यह था कि सैनिक जमीन को छुए बिना उसके द्वारा बनाए गए लटकते लकड़ी के सलाखों का उपयोग करके गंदे पानी को पार कर सके। उसके पीछे जाल से बनी एक बड़ी दीवार थी जो 10 फीट लंबे, मजबूत और पुराने पेड़ के किनारे लटकी हुई थी। पुरुष दीवार तक दौड़ते थे, चढ़ते थे और खंभे की तरह पेड़ से नीचे फिसलते थे और आगे बढ़ते थे। बाद में वे कई जालों के नीचे रेंगते थे जो जमीन के बहुत करीब लगाए गए थे और अंततः शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें पहाड़ के किनारे चट्टान पर चढ़ना होगा। एक बार चट्टान की चोटी पर वे कमांडर लूसियस से मिलेंगे, उससे लकड़ी का एक टुकड़ा लेंगे और उसे वापस लैंडन को सौंपने के लिए दौड़ेंगे। मिशन पूरा। आपके परीक्षण के लिए बेमार्ड युद्ध में है और इसे विलुप्त होने से बचाने का एकमात्र तरीका कमांडर लूसियस से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज प्राप्त करना और इसे इस राजा के पास वापस लाना है। आपका काम सभी बाधाओं से गुजरना, वस्तु प्राप्त करना और सफलतापूर्वक करना है, इसे नुकसान पहुंचाए बिना पुनः प्राप्त करें। लैंडन ने अपने उत्साहित लोगों की ओर देखा और जारी रखा। लेकिन ध्यान देने योग्य एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। रॉक क्लाइंबिंग करते समय प्रत्येक टीम को उपयोग करने के लिए केवल 8 रस्सियां दी जाएंगी। चढ़ाई पर आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी रस्सी के साथ साथ अपने साथियों को भी सुरक्षित करना होगा। कमांडर लूसियस आपको वह वस्तु नहीं देगा यदि आप में एक भी साथी कम है। यदि एक भी व्यक्ति वहां नहीं है तो आप सभी असफल हो जाएंगे। आखिरकार सभी को समझ आ गया कि उन्हें एक टीम के रूप में अच्छा काम करने की सचमुच जरूरत है। इसके अलावा कमांडर लूसियस के पास जाने और वापस आने में केवल 15 मिनट लगने चाहिए। एक बार समय समाप्त होने पर आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। अब वे सभी चिंतित थे कि वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं। जैसे ही लैंडन ने उनके चिंतित चेहरों को देखा, उन्होंने अपने कैप्टन को उनके लिए इसे प्रदर्शित करने की अनुमति देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का फैसला किया। वास्तव में एक बार जब लैंडन ने सभी बाधा मार्गों का निर्माण पूरा कर लिया तो उसने लूसियस और कैप्टन को अभ्यास करने का तरीका दिखाया। पहले तो वे धीमे थे, लेकिन अब वे पेशेवर हो गए थे। आखिरकार वे सैनिकों को कैप्टन के रूप में विफल होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त कड़ी मेहनत की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बाधा कोर्स के 5 सेट हैं। सभी के उपयोग के लिए 3 नेट दीवारें उपलब्ध हैं, इसे याद रखें। एकमात्र अन्य चीज जो आप सभी साझा करते हैं वह चट्टान है, इसलिए 5 टीमें होंगी। तुरंत प्रदर्शन करें। अब मैं आपको यह देखने दूंगा कि आपके कप्तान को इस परीक्षण के लिए एक टीम के रूप में काम करने की अनुमति देकर यह कैसे किया जाता है। जैसे ही लोगों ने अपने कैप्टन के काम को बहुत तेजी से देखा, वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें पूजा भरी निगाहों से देखने लगे। जिस गति से उनके कैप्टन एक साथ चट्टानों पर चढ़े, उससे वे चकित रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि वे स्वयं अब तक उतनी तेज गति से नहीं चल सकते। लेकिन फिर भी अब उन्हें विश्वास था कि परीक्षण उनकी क्षमताओं के भीतर था। जब उनका कैप्टन लौटा तो सभी ने तालियां बजाईं और तरह तरह की सच्ची प्रशंसाएं की। अब पहली 5 टीमें आगे बढ़ें और शुरू करें। परीक्षा शुरू होती है।